हाँ बच्चा लोग, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया है। माना जाता है ऐसा कि मैं आज आपको बताऊंगा जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो लाइफ प्रोसेस को समझने से पहले दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। नंबर एक, यानी कि संपूर्ण जगत के जितने भी जीव हैं उनकी संरचना यानी उनका निर्माण एक सबसे छोटी इकाई कोशिका से हुआ है। तो कोशिका जो होती है शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, चाहे वो जीव एक कोशीय हो या बहुकोशीय हो। इतनी बात समझ आ गई? तो दूसरी शब्द आता है इसमें कि एक कोशिका के अंदर एक अंग होता है जिसे हम कहते हैं कोशिकांग, यानी कोशिका के अंदर जीव द्रव्य होता है। अगर वनस्पति कोशिका है तो हम कहेंगे साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, और उसके अंदर जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य के अंदर जो है मध्य में एक केंद्रक रहता है, और जीव द्रव्य के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया, और अगर प्लांट सेल्स है तो हरित लवक यानी कि लवक पाए जाते हैं। अब इतनी बातें आपको यहाँ पर समझनी है। इन्हीं बातों के आधार पर मैं आपको यहाँ पर जीव प्रक्रम के बारे में आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनिए। देखिए, मैं यहाँ पर एक कोशिका बनाता हूँ। कोशिका जो है शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, और एक कोशिका मैं यहाँ बनाता हूँ। दो मैंने कोशिका बना दी, ठीक है। कोशिका का आकार मैंने अपनी सुविधा के अनुसार बनाया। तो नंबर एक बात, अगर ये पहली कोशिका मैंने बनाई प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका, और दूसरी मैंने बनाई जंतु कोशिका। एक कोशिका बनाई जंतु कोशिका। तो जो पादप कोशिका है, अब इन दोनों में कुछ समानता बताता हूं। नंबर एक, इनके अंदर केंद्रक है मध्य में, केंद्रक इसमें भी है मध्य में। इसके अंदर जो भरा हुआ भाग है वो है जीव द्रव्य, और इसके अंदर जो भरा हुआ भाग है वो है कोशिका द्रव्य। थोड़ा सा उल्टा हो गया। प्लांट सेल्स है तो यहां भरा हुआ है कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, और यहां जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। इतनी बात समझ रही? यहां पर एक कोशिकांग है, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पर जो कोशिकांग है इसका भी नाम माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद इसके बाद यहां पर एक विशेष और भाग है जिसको हम कहते हैं इसमें जो एक भाग है इसे हम कहेंगे हरित लवक। हरित लवक है, प्लास्टिड है, और उसके क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट इसके भाग होते, तो खाली हमें इसलिए हरित लवक लिख दिया सीधा। तो कोई भी पौधा है तो उसके लिए पहले नंबर एक जल की आवश्यकता है। जल पौधों को पृथ्वी से मिलता है, नंबर एक बात। कोई विशेष परिस्थिति है तो अलग की बात है, कुछ विशेष पौधों में। दूसरा एक और बात है, जो CO2 पौधों के लिए प्राप्त होती है वो होती है वायुमंडल से। तो ये दोनों चीजें ये क्या हुई, इनपुट हुई। इस प्लांट सेल्स के अंदर वायुमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड
और पृथ्वी से जल, ये दोनों इस सेंस के अंदर इनपुट हुई। अब इनपुट होने के बाद ये, मैं इसको केंद्र में मिटा दे रहा हूं यहां, तो वायुमंडल से CO2 सेल के अंदर पहुंच गई और क्या पहुंचा, जल पहुंच गया, H2O पहुंच गया। अब देखिए, और इसके अंदर हरित कवक पहले से है, तो मैंने लिख दिया हरित कवक का भाग क्लोरोफिल, बात आ गई फिल। और पृथ्वी पर ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो सूर्य है, तो ऊर्जा जो है यहां सूर्य का प्रकाश पौधे पड़ रहा है, तो यहां पर मैंने लिख दिया सूर्य का प्रकाश, सनलाइट लिख दूं, सनलाइट। ये तीन चीजें मिली, ये तीनों चीजें इसमें, ये जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, ये सब पौधे के अंदर इनपुट हुई। केवल क्या है, हरित कवक पौधे के अंदर है। अब इससे प्रोसेस जो हुई, कौन सी, जैव रासायनिक क्रिया, मैं लिख दे रहा हूं यहां जैव रासायनिक क्रिया। तो इस क्रिया में C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, दूसरा 6H2O और एक और 6, इसे बढ़ा दे रहा हूं, 6O2, बस हो गया। तो ये दो चीजें इसमें, नंबर एक ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन, और साथ में जल भी उत्पाद के रूप में, इसको मैं छोड़ दे रहा हूं, केवल ग्लूकोज और ऑक्सीजन की बात करता हूं, ठीक है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये उत्पाद के रूप में प्राप्त हुए, उत्पाद। यही कारण है पौधे उत्पादक कहलाते हैं, बस भाई, क्या कहलाते हैं, उत्पादक। हम तीनों चीजों को मिला देते हैं, तीनों चीजों का उत्पाद बना, और तीनों ही हमारे लिए आवश्यक हैं। नंबर एक ग्लूकोज, क्यों, ग्लूकोज जो है, जितने भी सजीव हैं पादप को छोड़ करके, वो ग्लूकोज स्टार्टिंग में कार्बोहाइड्रेट का रूप है ग्लूकोज, वो पौधों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो एक, नंबर एक ये ग्लूकोज, देखिए ये प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो दूसरा ऑक्सीजन भी किससे प्राप्त करते हैं, पौधों से प्राप्त करते हैं। और जल, जल जो है ये जो उत्पाद के रूप में जल बना, ये जल चक्र में भाग लेता है, जल चक्र, जल चक्र, यानी पृथ्वी से जो जल पौधों ने अवशोषित किया, वो अनावश्यक जल जिसका उपयोग नहीं हो पाए जैविक क्रिया में, वो अनावश्यक जल कहां चला गया, वायुमंडल में चला गया। किस रूप में चला गया, वो क्रिया प्रोसेस क्या थी, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन की बात आ गई। मैं समीकरण की यहां शब्द अपने आप कर देता हूं, C6H12O6, सही है, C6CO2 + 12H2O, C6H12, 6, ये हो गया, संतुलित हो गया। तो ये जल चक्र में कहां पहुंच गया, वायुमंडल में। और जब वायुमंडल में जल पहुंच गया, तो ये क्या हुआ, नंबर एक वाष्प के रूप में जाएगा, और वाष्प के रूप के बाद फिर संघनन क्रिया होगी, संघनन क्रिया के बाद द्रवण क्रिया होगी, द्रवण क्रिया के बाद ये वर्षा के रूप में वापस आ जाएगा, या संघनन क्रिया हो गई, या और हिमीकरण हो गया, तो पाला, तुषार या कोहरा इस रूप में पृथ्वी पर आ जाएगा, और ये पुनः फिर जड़ों द्वारा अवशोषित होकर के पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित होकर पुनः फिर वायुमंडल में चला जाए। तो ये क्रिया क्या है, ये एक जल चक्र है।
और इसी में शामिल है वाष्पन। एक वर्ड और ध्यान रखिए, वाष्पोत्सर्जन और वाष्पन में अंतर क्या है। वाष्पन जो है पृथ्वी की संपूर्ण सतह से, यानी आपने कपड़ा सुखा दिया, धोया और बाहर डाल दिया, तो धूप में जब डाला तो कपड़े के अंदर का जो जल है उसके सूर्य का प्रकाश या तापमान लेकर के उसमें जल के अणुओं की गतिज बढ़ जाती है, जिससे वो वाष्प हल्की हो जाती है और वायुमंडल में चला जाती है, यानी इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। तो एक क्रिया और हुई वाष्पोत्सर्जन की बात हो गई। अब आप देखिए यही जो ग्लूकोज है वो इस कौन सी सेल है, जंतु कोशिका है। कौन सी कोशिका है, जंतु कोशिका। कोई भी जंतु से, अब कोशिका से मतलब मैं सजीव जीवों का जो निर्माण होता है कोशिका से होता है, तो इसलिए मैंने कोशिका को शरीर की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई पहले बोल दिया, तो इसलिए मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं जंतु। तो ये पहला वर्ड था इनपुट, और यहां पर ये जितना भी हुआ पौधे से ये क्या हुआ, आउटपुट। आउटपुट कहां से हुआ, तो ये वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या हो गई, उत्सर्जन क्रिया हो गई। यहां पर क्या हुआ, एक उत्सर्जन, किसमें, पौधों में। इसीलिए हम इसको कहते हैं, इस वाष्प जो निकलने की क्रिया को, जल निकला है, इसको हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। अब ये जो बात आ गई, अब यही चीज है इनपुट आ रही है किसमें, प्लांट सेल्स। जब प्लांट सेल्स में ये इनपुट हुई तो देखिए ग्लूकोज ये उत्पाद के रूप में, इसको हम क्या कह सकते हैं, पौधों में पोषण कहते हैं, इनपुट करना, पोषण। अब हमने लिखा C6H12O6 किसमें, जंतु। इनपुट हुआ, पौधे ने ग्लूकोज लिया, जंतु ने ग्लूकोज लिया, यानी ग्लूकोज क्या चीज है, कार्बोहाइड्रेट का रूप है। कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, तो ये कार्बोहाइड्रेट के रूप है। तो इसमें ग्लूकोज मोनोसैकेराइड में ट्राइओज, पेंटोज, हेक्सोज, तो ये ग्लूकोज हेक्सोज शर्करा है। तो आगे की बात, प्लस 6O2, ये ऑक्सीजन भी हम किसके रूप में लेते हैं, श्वसन क्रिया, 6O2। तो हमने क्या किया, श्वसन। श्वसन में कौन सी क्रिया है, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन क्या हुआ, इंस्पायरेशन, यानी कि पोषण हमने किया, न्यूट्रिशन लिया। अब इसके बाद उत्पाद के रूप में हमारे पास प्राप्त हुआ 6CO2 प्लस 6H2O, क्या बना, 6CO2 प्लस 6H2O। ये हमने आउटपुट, उत्पाद है हमारा, क्या है, उत्पाद, ये उत्पाद हुआ। तो ये CO2 और H2O दोनों बाहर निकलेंगे, आउटपुट हो गया, क्या होगा, आउटपुट। आउटपुट, अब देखिए इनपुट, आउटपुट और इनपुट, यानी कि मैंने दो संबंध देखिए, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। समझने की कोशिश कीजिए, तो ध्यान सुने। तो ये क्या होगा, आउटपुट होगा। CO2 जंतु जब बाहर निकालते हैं तो इस क्रिया को, यह भी श्वसन क्रिया है, और श्वसन में कौन सा, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन। अब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों को मिला दें तो क्या बन जाता है, नंबर 1 बनता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग किसको मिलाया, इंस्पायरेशन को और इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन इज इक्वल टू क्या बना दिया हमने, ब्रीथिंग। बना दिया। अब आप देखिए हमारे पास कितनी क्रिया हो, और ये एक्सपायरेशन क्रिया क्या है, उत्सर्जन। उत्सर्जन। तो जैव प्रोसेस में हम कितनी चीजें सीखे, यहां पर देखिए नंबर 1 हम
उत्सर्जन क्रिया हमको आ गई, यहां पर भी आ गई और जंतुओं में भी उत्सर्जन आ गया। एक क्रिया हो गई। दूसरा पोषण, नंबर 1 में लिखता है, नंबर 1 पोषण। पोषण इनपुट प्लांट सेल्स ने किया CO2 का और पृथ्वी से H2O का, और बदले में ग्लूकोज बनाया और अपनी ऊर्जा बना ली। तो इस क्रिया को हम कहेंगे पोषण, और ये इस प्रकार का पौधों का जो पोषण है, इसलिए इन पौधों को हम कहेंगे स्वयंपोषी। नंबर 1 बात सुना भाई, स्वयंपोषी यानी कि ऑटोट्रॉप्स। नंबर 1 बात दूसरी देखिए, यहां जो इनपुट हुआ किसमें, एनिमल सेल्स में, इस कारण से इस पोषण को जंतुओं में हम कहेंगे परपोषी। परपोषी। स्वयंपोषी क्यों कहा, क्योंकि पौधों ने यानी प्लांट सेल ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, वायुमंडल से जल, पृथ्वी से गलत हो गया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, पौधों ने वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी से जल, नंबर 1 ऐसे बोले, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 पृथ्वी से जल और सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, नंबर 3, नंबर 4 उपस्थिति में ग्लूकोज, जल तथा ऑक्सीजन का उत्पाद किया और साथ में ऊर्जा का भी उत्पाद किया। इसलिए पौधे क्या कहलाते हैं, स्वयंपोषी कहलाते हैं। दूसरा परपोषी, पौधों द्वारा निर्मित, यानी कि वे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, वो क्या कहा, उन्हें कहा परपोषी। समझा भी, उनको हम कहते हैं परपोषी, हेटेरोट्रॉप्स। सही है। अब इनमें भी 2 भाग। नंबर 1 देखिए, अगर मैं कहूं नंबर 1 शाकाहारी, शाकाहारी का मतलब हर्बीवोरस, ये इस सेल ने इस पौधे पर आश्रित थी। इनपुट कहां से हुआ, इस प्लांट सेल से एनिमल सेल्स में इनपुट हुआ, इसलिए हमने कहा शाकाहारी। और दूसरा हमने कहा मांसाहारी। अगर यहां पर कोई दूसरी सेल होती, एनिमल सेल, उसमें इनपुट इस एनिमल सेल का होता, किसका, इसका प्रोडक्शन, कौन सा, उत्पाद, ये वाला। जैसे प्रोटीन के रूप में, फैट के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के और व्युत्पन्न के रूप में, उनमें से और रूपों में, यानी मोनोसैकेराइड की जगह डाइसैकेराइड हो सकता है, तो या पॉलीसैकेराइड हो सकता है, ऐसे ही प्रोटीन हो सकता है, सरल प्रोटीन से प्रोटीन, ये इसका रूप इसमें चला जाता है, तो हम मांसाहारी कहते हैं। और इन दोनों को अगर शाकाहारी और मांसाहारी को अगर कोई ग्रहण करता तो हम उसको कहते हैं सर्वाहारी। बस हमें अब आप देखिए, यहां पर मैंने 2 बातें बताई, स्वयंपोषी की और परपोषी। अब यहां पर स्वयंपोषी का पोषण आप समझ गए होंगे और परपोषी का भी पोषण समझ गए होंगे। अब पोषण के बाद जब हम कोई चीज अंतःग्रहण करते हैं तो उसका भौतिक पाचन, रासायनिक पाचन, और इसके बाद हम एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं बहिक्षेपण, यानी कि जो हमारे अंदर की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पूरी होने के बाद, जैविक क्रियाओं के बाद, इनपुट और आउटपुट यानी कि कैटाबॉलिक क्रिया के बाद कुछ ये अणु जो है, जटिल अणु सरल अणु में टूटा, यानी कैटाबॉलिक क्रिया हुई है। इस क्रिया के बाद हमने क्या निकाला, CO2 निकाला। यहां क्रिया कौन सी है, एनाबॉलिक क्रिया है, और यहां पर हमने
उत्सर्जन हमने बोल दिया, वाष्पोत्सर्जन क्रिया अनावश्यक जल को निकाला इसलिए बोला। तो ये क्रिया हो गई उत्सर्जन, क्या हो गया उत्सर्जन। तो दो बातें और सीखे, नंबर 1 पोषण और नंबर 2 क्या हो गया उत्सर्जन, उत्सर्जन एक्सक्रीशन। और अगली बात देखिए, उत्सर्जन में हमने क्या यहां पर इनपुट किया गया श्वसन क्रिया, ऑक्सीजन ग्रहण किया था। ये पौधों से ऑक्सीजन हमने ग्रहण किया, इंस्पायरेशन क्रिया में बदले में क्या निकाला CO2 निकाला। तो ये इनपुट करने की क्रिया को हम क्या कहेंगे श्वसन। तो हम पहले श्वसन लिख दे रहे हैं यहां, श्वसन पहले हमने किया और श्वसन के बाद हमने क्या किया उत्सर्जन किया। तो आप ब्रीथिंग भी समझ गए। अब शाकाहारी सर्वाहारी हो गया। अब इसके बाद एक पोषण के बाद यहां पर एक और बात आती है, परपोषी के बाद परजीवी। परजीवी परजीवी कौन पैरासाइट, यानी जो भोजन और आवास दोनों के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। तो ये दो प्रकार के होंगे, ये दो प्रकार के। नंबर 1 अंतः परजीवी, अंतः परजीवी। अब परजीवी किसके, इसके शरीर यानी जीव के शरीर के अंदर रहने वाले जीव जितने भी हैं वो अंतः परजीवी। जैसे अगर किसी एनिमल सेल, जैसे आप ही देखिए आपको मलेरिया हो गया या कोरोना चल रहा है, तो ये क्या अंतः परजीवी। तो फीता कर्मी अंतः परजीवी। और दूसरा है बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी यानी कि जो सर में जुएं वगैरह होता है, तो ये क्या हो गए बाह्य परजीवी, यानी कि एंडोपैरासाइट और एक्सोपैरासाइट। इसके बाद भी एक और पोषण रह गया जिसको हम पोषण के प्रकार में वो हम इन्हें कहते हैं मृतोपजीवी, मृतोपजीवी यानी कि सैप्रोफाइट फाइट्स। मृतोपजीवी में क्या, यानी कि मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों में जो रहते हैं, जो उनको भोजन बनाते हैं, वो मृतोपजीवी कहलाते हैं, सैप्रोफाइट्स। जैसे कवक, कवक क्या, जब आप जैसे चमड़े के जूते हैं, चप्पल है या आपका अचार है, तो ये कैसे अचार, आम का अचार तो पहले तो क्या था सजीव था, बाद में वो क्या हुआ मृत हो गया, उसके अंदर कोई जैविक प्रक्रिया नहीं हो रही है, तो उस पर जो रहते हैं वो कवक कहलाते हैं। तो उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं मृतोपजीवी, यानी मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करने वालों क्या कहते हैं मृतोपजीवी। तो इतनी बात मैंने आपको इसमें आपको मैंने बताई। तो ये आपके जैव प्रक्रम का पाठ के बारे में है। बाकी इसके जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन, इनको अलग अलग एक एक करके आपको अलग अलग बताया जाएगा। पहले इतना समझे कि कौन सी प्रोसेस कैसे, श्वसन कैसे हुआ, उत्सर्जन कैसे हुआ, ये सारी बातें हुई। धन्यवाद। पहले आपसे एक बात और कहनी, जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपके समझ में नहीं आएगा। वैसे इसका भी एक पार्ट बना दिया, फिर इसका दूसरा पार्ट बनाए, तब आप देखिएगा। और ये मैं नहीं कहता कि आप लाइक करें या सब्सक्राइब करें, आपको कुछ सीखना है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सिखाने की आपसे, इसलिए आप कोशिश करिए कि पूरा वीडियो देखिए। धन्यवाद।